नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी साथ में हैं। अंशुमान जी स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद सिद्धांत, बिल्कुल अच्छा हूँ। आपका भी स्वागत है खर्चा पानी के संस्करण में। हाँ अंशुमान जी, खबरें हैं बड़ी बड़ी। एक खबर जो हमने बहुत विस्तार से डिस्कशन किया था केयर एनर्जी का, उस पर एक बहुत जी बड़ा जी। अपडेट है जो सबको जानना चाहिए। हम उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। हाँ। आरबीआई ने कुछ बैंकों पर हम्म। पेनाल्टी लगाई है, उस पेनाल्टी पर हम जी थोड़ी बातचीत करेंगे। क्यों लगाई है, कितनी पेनाल्टी किन किन बैंक्स पे लगी है, उसके मानी क्या है। और आखिर में चलते चलते हम बातचीत करेंगे अडानी की। अडानी को बहुत सारा पैसा जी चाहिए अपने एक काम के लिए, तो उस पर थोड़ी बातचीत। जी। केयर एनर्जी। केयर एनर्जी का जो उस एपिसोड था, उसका लिंक आपको दे दे रहे हैं। आप वो देख सकते हैं कि इस पूरा विवाद क्या था। एक ऑयल कंपनी इंडिया, एयर इंडिया के पीछे पड़ी हुई है, केस हार गई है वो। एयर इंडिया इंडिया से केस जीत गई, तो उसने कहा कि एयर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको समझा जाए, उसका ही अल्टर ईगो है, तो हम एयर इंडिया का ही एक्विजिशन करेंगे। अब उसमें अपडेट ये है अंशुमान जी, कि फ्रेंच कोर्ट का ऑर्डर था, और उस कोर्ट के बाद, ऑर्डर के बाद से 1.7 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने एक्विजिशन कर लिया है। मतलब मिंट की खबर है, वो बताती है करेंगे, और लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स और बिजनेस टुडे की भी खबर बताती है कि उन्होंने एक्विजिशन कर लिया है 1.7 बिलियन डॉलर के प्रॉपर्टीज का, जो पेरिस में मौजूद है। इसमें एयर इंडिया की बिल्डिंग है कहा जा रहा है, कुछ एयरक्राफ्ट भी शामिल है। इसके अलावा अंशुमान जी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने वो 70 बिलियन डॉलर का एसेट आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो कैसे देखा जाए अंशुमान जी इस फैसले को? मेरा एक सवाल यहां पे मैं ये भी जोड़ दूं, उसके बाद सारी बातचीत आपके हवाले। वो यूएस में एक लॉसूट केयर ने डाला हुआ है, क्योंकि यूएस में ये इनका बहुत सारा प्रॉपर्टी है एयर इंडिया का। तो क्या ये जो अभी जजमेंट है और ये जो सीज प्रॉपर्टी की सीजिंग है, क्या ये प्रेसिडेंट या एग्जांपल सेट करेगा उस हियरिंग में भी अंशुमान जी? सिद्धांत, ये बड़ा डेवलपमेंट है, और बड़ा डेवलपमेंट दो वजह से है कि शायद जब केन एनर्जी ने ये चेतावनी दी थी कि आर्बिट्रेशन कोर्ट में वो भारत सरकार से मुकदमा जीत गई है, वो मुकदमा केन के शेयर्स के ट्रांसफर को लेकर था, जिस पर सरकार ने टैक्स लगाया था, और उस टैक्स लगाने को केन एनर्जी ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अदालत में चुनौती दी थी। और उसके बाद से केन एनर्जी लगातार कह रही है कि अगर भारत सरकार उसे हर्जाना नहीं चुकाती है तो वो संपत्तियों का अधिग्रहण कर लेगी। मुझे लगता है कि जब पिछली बार जब हमने इस पर चर्चा की थी, जिस लिंक को आप शेयर करने वाले हैं, उस समय सरकार की तरफ से संकेत आया था कि वो इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन की प्रक्रियाएं, वो बहुत जटिल और बहुत तेजी से चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, और उसका पहला नतीजा आज हमें देखने में आया। हमें लग रहा था कि लड़ाई न्यूयॉर्क के कोर्ट में लड़ी जाएगी, वो लड़ाई पेरिस के कोर्ट में लड़कर जीत भी ली गई। केन एनर्जी ने पेरिस के कोर्ट से ऑर्डर लेकर पेरिस में जो मौजूद करीब 1.7 बिलियन डॉलर की एसेट्स हैं, उनका टेक ओवर कर लिया। वो एसेट्स क्या है? वो भारत सरकार के दूतावास के कुछ भवन हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज को जुडिशियल मॉर्टगेज में रखा गया है। यानी उन प्रॉपर्टीज में रहने वाले लोगों को केन एनर्जी बेदखल नहीं करेगी, निकालेगी नहीं, लेकिन जब तक उसके हर्जाने की वसूली केंद्र सरकार से नहीं हो जाती, तब तक भारत सरकार इन प्रॉपर्टीज के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती। वो इन्हें बेच नहीं सकती, इन्हें बाजार में कहीं दे नहीं सकती, इनको शायद रेंट पर भी नहीं दे सकती। तो इस स्कॉटिश कंपनी ने, जिसका भारत सरकार के साथ लंबा विवाद चला, भारत के टैक्स सिस्टम में जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन था, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट सेट करने वाला मामला था। उसके बाद हमें लगता है कि शायद वित्त मंत्रालय उतनी चतुरता के साथ, उतनी तीव्रता के साथ इसे फॉलो नहीं कर पाया, और केन एनर्जी ने पेरिस में भारत की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। उसे आप फ्रीज कहना भी कर सकते हैं, उसे सीज कहना भी कर सकते हैं। दोनों चीजें वो सीज भी हो सकती है और फ्रीज भी हो सकती है। अब ये प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार भी बात की थी कि और भी कई आर्बिट्रेशन के केसेस भारत की सरकार के खिलाफ अलग अलग देशों में चल रहे हैं, जहां इस फैसले का असर भी होगा और इसे प्रमाण के तौर पर भी माना जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर दुनिया में कोई एक अदालत, किसी देश की एक अदालत आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले के फेवर में सीजर का ऑर्डर पास कर देती है, तो फिर अन्य अदालतों पर भी यह दबाव बनाने की कोशिश करेगी केन एनर्जी कि पेरिस ने ऐसा किया है, पेरिस के कोर्ट ने ऐसा किया है, तो न्यूयॉर्क का कोर्ट या लंदन का कोर्ट ऐसा क्यों नहीं करता। तो यह बड़ा झटका है।
और यहीं पर वो नौकरशाही, जो सुस्त नौकरशाही है, पैरवी में जो ढील है जो जिस तरीके की कोशिशें होनी चाहिए वो हमें नहीं दिखती उसका ये नतीजा है कि ये एक बड़ा झटका लगा है। हमारे पास 3 अलग अलग तरीके की सूचनाएं जो उपलब्ध हैं, पर सूचनाएं पुख्ता लग रही हैं। लंदन से जो खबर आ रही है या जो भारत में भी जो खबरें वो पुख्ता लग रही हैं कि केन एनर्जी ने पेरिस के कोर्ट की मदद से भारत सरकार से अपनी संपत्ति का एक हिस्सा, $70 बिलियन की संपत्ति से का एक हिस्सा, छोटा हिस्सा तो कम से कम अपने कब्जे में ले ही लिया है। और अंशुमान जी, इंडिया ने भी नीदरलैंड में सूट दाखिल किया हुआ है अपना, और वो इसे नीदरलैंड में लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन का केस है और वो उसको बाहर ले आना चाह रहे हैं क्योंकि एयर इंडिया की प्रॉपर्टीज पे केन एनर्जी की नजर है। नीदरलैंड के सूट का क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी इंडिया तो डिफेंड करने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है, और सीजिंग को भी इंडिया मेरे ख्याल से चैलेंज करने की कोशिश तो करेगा अंशुमान। हाँ जरूर, वो चैलेंज करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। देखिए, यूएस की न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस है जहां पर केन एनर्जी के इस फैसले को चैलेंज किया गया है। पर केन एनर्जी की रणनीति इसमें काफी स्मार्ट सी दिखाई दे रही है। उसने भारत सरकार को अपनी रणनीति से पीछे छोड़ा। भारत सरकार से नीदरलैंड और यूएस में लड़ने की कोशिश कर रही थी, केन एनर्जी ने पेरिस की कोर्ट से ले लिया। और फ्रांस से पता नहीं कुछ अच्छी खबरें सरकार के लिए लगातार आ नहीं रही हैं। मतलब बैक टू बैक दूसरी फ्रांस से आने वाली खबर चुनौतीपूर्ण है। अब इसे इस सीजर या फ्रीज को रोकने के लिए भारत सरकार उस अदालत में अर्जी दाखिल करेगी। अब जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो आगे दिखाई देगी, लेकिन केन एनर्जी ने अपना इरादा साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। अब ये लड़ाई केवल कानूनी तौर पर ही नहीं, मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली, राजनीतिक तौर के ऊपर भी, कूटनीति के तौर पर भी भारत सरकार को पैरवी करनी होगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फंड काफी बड़ा है और जितने बड़े फंड की वसूली होनी है उसमें फिर भारत सरकार के लिए एम्बेरसमेंट की सिचुएशन आएगी। क्योंकि आमतौर पर आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले लागू कराने में दुनिया की अदालतें ज्यादा देरी नहीं करती हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं अंशुमान जी। अब आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगा दी है 14 बैंकों के ऊपर। उस बैंकों की लिस्ट में 4-5 मैं बड़े नाम बता दे रहा हूं, बाकी अंशुमान जी बताएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और पंजाब एंड सिंध बैंक है। और लगाया क्यों? कहा कि नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन प्रोविजंस। किन प्रोविजंस की बात हो रही है अंशुमान जी? क्या ये थोड़ा सा भी खुलकर बात सामने आई है इस बारे में? और कितनी पेनाल्टी लग सकती है और इसके प्रभाव की सीमा क्या क्या, कहां तक जाएगा? 14 बैंकों में कई छोटे बैंक हैं, कई मझोले बैंक हैं, बंधन बैंक जैसा बैंक भी है। बड़े बैंकों के नाम आपने बता दिए हैं। पेनाल्टी 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की है। एक बैंक पर 2 करोड़ की पेनाल्टी, एक पर 50 लाख की पेनाल्टी। आरबीआई का दंड देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मामला क्या है। आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में जो जारी की है इस घोषणा के साथ कि इन 14 बैंकों पर पेनाल्टी लगाई गई है, उसमें नाम नहीं बताया है, लेकिन उसमें लिखा है कि आरबीआई ने एक कंपनी की इंक्वायरी में ऐसा पाया कि इन 14 बैंकों ने तमाम सारे नियमों का वायलेशन किया। करीब आधा दर्जन के आसपास बड़े नियम है जिनका जिक्र मैं भी करूंगा, उनका वायलेशन किया। वो कौन सी एक कंपनी है? और वो एक कंपनी मेरे सोर्सेज और जो बाजार से लोग बता रहे हैं वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस के साथ डील में इन 14 बैंकों ने आरबीआई की गाइडलाइंस का वायलेशन किया। और इसलिए मैं कहता हूं फाइनेंशियल सेक्टर के घोटाले जब खुलते हैं तो उनकी परतें बहुत ज्यादा होती हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस केवल एक ही समस्या नहीं थी, उसके साथ उसका दायरा ऑक्टोपस की तरह कितनी जगह फैला हुआ था, उसकी परतें अब खुलना शुरू हो रही हैं। और अब इतने बड़े बड़े बैंकों ने एक फिनांस कंपनी को कर्ज देने में, जो कि एक एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी थी, उसको कर्ज देने में इतने बड़े बैंकों ने इतने सारे नियमों का वायलेशन किया। ये बात हमें तब पता चलती है जब दीवान हाउसिंग फाइनेंस का कि क्राइसिस सामने आती है। और अभी हम उसका आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस भी देख रहे हैं, जिस पर हमने पिछले दिनों एक उसमें चर्चा भी की थी अपने अर्थात में भी, कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस का केस चल रहा है। कौन कौन से नियमों का वायलेशन हुआ है? वायलेशन हुआ है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को लोन और एडवांस देने में जिन नियमों का पालन किया जाता है, वो पालन इन बैंकों ने इस कंपनी के साथ, जिस कंपनी को आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में एक कंपनी करके कोट किया है और सूत्र बता रहे हैं कि वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस है, उसके साथ जो लोन और एडवांस देने की प्रक्रिया थी, उसमें उन नियमों का पालन नहीं किया जो रिजर्व बैंक तय करता है।
इसलिए रिजर्व बैंक ने इन सभी बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दोषी पाया है और इन पर जुर्माना लगाया है। अब ये क्या कितने बड़े ट्रांजैक्शंस थे, आरबीआई हमें नहीं बता रहा है। आरबीआई ने केवल हमें यह बताया है कि इन पर पेनल्टी लगाएगी। ये ट्रांजैक्शंस क्या थे और वो ट्रांजैक्शंस में कहां कैसा वायलेशन हुआ, अगर इसे हम एक सूत्र माने तो बराबर भारत के वित्तीय क्षेत्र में सिद्धांत ये समस्या आ रही है कि भारत के एनबीएफसी के साथ बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कानून के हिसाब से सही नहीं है। एनबीएफसी अपने दबाव में, अपने प्रेशर में, अपने पॉलिटिकल कनेक्ट में बैंकों से पैसा लेती हैं। एनबीएफसी खुद तो एनबीएफसी भारत की शैडो बैंकिंग है, जो आपसे बचत कलेक्ट नहीं करती, आपकी बचत बैंक से लेती है और बैंक से उधार लेकर वो आगे लोगों को देती है, उन लोगों को जिन्हें आमतौर पर बैंक कर्ज नहीं देते हैं या जिनकी क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट प्रोफाइल ठीक नहीं है। ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है बैंक और एनबीएफसी के बीच में, इसमें पारदर्शिता और सफाई नहीं है। ये बात बार बार पिछले 2-3 साल से 4 साल से कही जा रही, अब वो खुलकर सामने आने लगी है जब रिजर्व बैंक को मजबूर होकर 14 बैंकों पर, एसबीआई जैसे बड़े बैंक पर, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक पर जुर्माना लगाना पड़ा है। अच्छा अंशुमान जी, मतलब ये चीजें इतनी ज्यादा, कई दीवान हाउसिंग फाइनेंस का तो लंबे समय से कई सारे स्कैम्स में नाम आता रहा है, कई सारे विवादों में इनका नाम खिंचता रहा है, और एनबीएफसी का जो पूरा इतिहास वो आपने बताया ही है। तो आरबीआई की इतनी सिक्रेसी का क्या मतलब है? आरबीआई को तो थोड़ा ओपन होना चाहिए। आप बैंकों की खबर सुनते हैं तो भाई आप दौड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई आरबीआई मेरे बैंक के साथ क्या कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में पिछले 3 सालों का इतिहास देखिए तो बैंकों से जुड़ी छोटी खबर पे भी कोई प्रभावित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि उसका बैंक के साथ क्या होने जा रहा है। तो आरबीआई को कम से कम इतनी पारदर्शिता तो बरतनी चाहिए कि साहब हुआ क्या और हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। इससे ज्यादा पारदर्शिता बरतनी चाहिए। सिद्धांत मेरा मानना यह है कि बैंक किसके हैं भारत में? बैंक उनके हैं जिनका डिपॉजिट्स उसमें लगे हुए हैं, जिनका डिपॉजिट उसमें रखा हुआ है। इसके अलावा बैंक किसके हैं? बैंक उनके हैं जिन्होंने टैक्स के तौर पर सरकार को पैसा दिया है और टैक्स पेयर्स की मनी पूंजी के तौर पर, कैपिटल के तौर पर उसमें लगी हुई। तो भारत के बैंक टिपिकल पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पर वो अपने डिपॉजिटर्स को कुछ नहीं बताते। वो अपने शेयर होल्डर्स को तो थोड़ा बहुत बताते भी हैं कि ट्रांसपेरेंसी के तौर पर, अगर वो लिस्टेड कंपनी है बैंक, तो वो स्टॉक मार्केट में सेबी के नियमों की तरह के बताता है। लेकिन आप बताइए, आप या हमको या बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं, उन्हें अपने बैंक के बारे में पता ही क्या है? उनका बैंक किसको लोन दे रहा है, वो लोन क्यों डूब रहा है, वहां क्या ट्रांसपेरेंसी के रूल वायलेट किए जा रहे हैं। इस एसबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस, जो कि क्राइसिस रिटर्न कंपनी थी, उसको ये लेंडिंग क्यों की, इसके बारे में डिपॉजिटर्स को कुछ पता नहीं चलता। बैंकों के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो डिपॉजिटर्स हैं, जिनकी पूंजी, जिनकी बचत उसमें लगी हुई। शेयर होल्डर्स को पता चलता है, शेयर होल्डर्स बैंकों के डिपॉजिटर हो इसकी गारंटी नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बैंकों में पैसा लगाने वालों को हमेशा बैंकों से फायदा होता है, बैंकों में पैसा रखने वालों को हमेशा बैंकों से नुकसान होता है। अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो आप नुकसान में, लेकिन अगर आपने उसी बैंक का शेयर खरीद रखा है स्टॉक मार्केट में तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। तो पारदर्शिता के की जो चुनौती है वो शेयर धारकों के लेवल पर तो थोड़ी हद तक सामने आ जाती है, क्योंकि सेबी के स्टॉक मार्केट के नियम है। पर बेचारे छोटे डिपॉजिटर्स, उन्हें तो पता ही नहीं कि उनका बैंक पीछे कहां किसके साथ क्या कर रहा है। उन्हें तो तब पता चलता है कि साहब उनके बैंक ने इतने करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया, उनके बैंक का इतना एनपीए तैयार हो गया, उनके बैंक को प्रोविजनिंग में इतना नुकसान हुआ। तो ये पारदर्शिता का सवाल आरबीआई को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 4-5 साल में जिस तरह आप ट्रेंड देखिए, आप इस बैंक की डीलिंग देख लीजिए, आप केवल बैंक्रप्सी कोर्ट में फंसे हुए बैंकों के हेयर कट देख लीजिए। 99% हेयर कट, हम लोगों ने अर्थात में इस पर चर्चा की थी, वो घूमकर बार बार चीजें चर्चा में आ रही हैं कि इतना हेयर कट है। तो जो बैंकों की डीलिंग इन कंपनियों के साथ है, या बैंकों के फंसे हुए कर्ज हैं जिनका ऑडिट होता है, बैंकों में एक बहुत स्ट्रांग ऑडिट सिस्टम है, कई लेवल का ऑडिट सिस्टम है बैंकों में, भारतीय बैंकों में कम से कम डिपॉजिटर्स को पारदर्शिता के लिहाज से पता तो चलना चाहिए कि उनका बैंक कहां उनकी पूंजी फंसाए दे रहा है और किसे उसका कर्ज देता है। और आखिरी खबर आज की अडानी से जुड़ी हुई, जैसा हमने पहले कहा था, अडानी ने कुछ समय पहले मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने का जो ठेका था वो उठाया था। और अडानी ने अब जो खबरें आ रही हैं, अधिकतर इसमें से सोर्स खबरें हैं, कहा जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर 8,000 करोड़ रुपए का लोन उधार है, और इसको पाटने के लिए अडानी को जरूरत है लगभग 7,500 करोड़ के लोन की। वो 7,500 करोड़ के लोन की तरफ देख रहे हैं, और इसमें बार्कले और जेपी मॉर्गन, इन 2 बैंकों का नाम थोड़ा प्रमुखता से लिया जा रहा है। अंजुमा जी, जब ये जीवीके ग्रुप के पास था
तो जीवीके ग्रुप के पास था, तो उस समय किस तरह के लोन्स, किस तरह का डेट ये आया है, और अडानी अब डेट को थर्ड पार्टी के थ्रू बांटना चाह रहे हैं, फिर वो थर्ड पार्टी के थ्रू और मेरे ख्याल से लोन लेकर रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, एयरपोर्ट की ऑपरेशंस करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होने वाला है अंशुमान जी? एयरपोर्ट सेक्टर में में ये खबर दो तीन खबरों से मिलकर बनती है। अडानी का के टेक ओवर के बाद जो जीवी की लायबिलिटी है वो अडानी ने अपने सर पर ली थी 8,000 करोड़ की, उसको चुकाने के लिए अडानी नया कर्ज लेने जा रहा है। इसके साथ और दो खबरें हैं जिनको हम जोड़ें तो हमको पूरे एयरपोर्ट सेक्टर में जो हो रहा है वो समझने में मदद मिलेगी। पिछले 1-1.5 साल में भारत में 2 काम हुए, हवाई जहाज चले नहीं, एयरपोर्ट बंद रहे और सरकार ने एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन किया। आमतौर पर मंदी के समय ये प्रक्रियाएं उतनी सफल नहीं होती, पर सरकार ने मंदी के समय एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन किया, जबकि भारत में अभी जाकर सरकार ने 50% 60% की कैपेसिटी अलाउ की है एयरलाइंसेस को पूरे 1 साल एयरपोर्ट्स पर ना तो फ्लाइट्स थी, एयरपोर्ट्स में बहुत कम काम हो रहा था। अडानी ने इस होप में कि भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर तेजी से आगे बढ़ेगी, 8-9% की ग्रोथ आएगी, एयरपोर्ट्स में बड़ी बिडिंग की थी। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट की खबर पे आऊं, इससे पहले 2 और छोटी छोटी खबरें जो शायद लोगों की नजर से उतर गई, चर्चा में थी और सोर्स बेस्ड स्टोरीज थी, लेकिन उन पर कहीं सरकार की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से कोई डिनायल या खंडन नहीं आया। लेकिन ये वास्तविकता है कि एक खबर महत्वपूर्ण है कि अडानी ने शायद एयरपोर्ट अथॉरिटी से यह कहा कि जो उसने 3 एयरपोर्ट बिड में जीते थे, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम, इनका टेक ओवर वो दिसंबर तक टालना चाहता है। ये इस बात का संकेत है कि फोर्स मेजर का हवाला दिया था उन्होंने। इनका मतलब टेक ओवर करना था उनको, 6 महीने के लिए उन्होंने टालने की बात कही थी। ये खबर हमारे पास आई थी 2-3 हफ्ते पहले की खबर है। तो ये इस बात का संकेत थी कि अडानी समूह जिसने बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर आके बिड किया था एयरपोर्ट बिजनेस में, उसे लग रहा है कि एयरपोर्ट के बिजनेस के सामान्य होने में, ट्रैवल शुरू होने में और लोगों के आने में समय लगेगा, और अगर वो टेक ओवर करेंगे इन 3 एयरपोर्ट्स को तो उसके लिए फंड्स निकालने पड़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ समझने के लिए मुंबई एयरपोर्ट का एक चीज समझना, ये एक तथ्य महत्वपूर्ण है। दूसरा तथ्य है कि एक और खबर पिछले साल आई, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। मैं संसद पे भी सवालों के बारे में मैं ढूंढता रहा। वो खबर ये थी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पिछले साल पहली बार घाटा होने का खतरा था। एयरपोर्ट जिस तरह से बंद रहे और जो चार्जेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट डेवलपर्स से और बाकी लोगों से लेती है, जो वहां किस्म किस्म की सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो पार्किंग के चार्ज हो, एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के एयरपोर्ट अथॉरिटी को पिछले साल इस बात की संभावना थी कि घाटा होने वाला है। अब ये 2 ऐसी खबरें हैं जो एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, जो नुकसान है, जो रेवेन्यू पाइपलाइंस या रेवेन्यू स्ट्रीम्स के सूखने की बात है, उस रोशनी में आप अडानी के इस बिड को देखिए। अडानी ने चौंकाया था जब मुंबई एयरपोर्ट, देश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से, दिल्ली और मुंबई सबसे बड़े एयरपोर्ट है, भारत में जितना ट्रैफिक आता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा इन दोनों एयरपोर्ट्स का है। जब उन्होंने जीवीके समूह से करीब 23% इक्विटी, शायद 23.5% इक्विटी खरीदी थी, कंप्लीट की थी, और जीवीके समूह के पास 50% हिस्सेदारी थी, कुछ हिस्सेदारी और अफ्रीकन कंपनियों से भी खरीदी थी। तब काफी आश्चर्य के साथ लोगों ने देखा था कि अडानी समूह ने बड़ी छलांग लगाई है एयरपोर्ट बिजनेस में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को, सबसे बड़े और कमर्शियली सक्सेसफुल एयरपोर्ट को खरीदने की कोशिश की। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं था, जीवीके को काफी नुकसान हुआ था, और जीवीके लॉसेस के कारण और डेट के कारण, जिस 8,000 करोड़ के डेट की हम बात कर रहे हैं, उसके कारण जीवीके को इस कंपनी को बेचना पड़ा था। अब जबकि एयरपोर्ट बिजनेस में मंदी है, कोविड का असर खत्म होने में लंबा समय लगेगा, तो अडानी को वो जो कर्ज जीवीके का है उसे चुकाने के लिए 7,500 करोड़ रुपए की जरूरत है। खबरें बता रही है कि 2 बैंकर्स, तीन बैंकर, बार्कलेस, ड्यूश और जेपी मोर्गन जो हैं, वो इस लोन सिंडिकेशन की व्यवस्था में लगे हैं ताकि समय से वो कर्ज चुकाया जा सके जिन बैंकों ने जीवीके को कर्ज दिया था। वो जो डेट है, वो डेट की वापसी होनी है। लेकिन एक चीज जो इस पूरे घटनाक्रम से निकलकर सामने आती है, और जो लोग अडानी समूह को या एयरपोर्ट्स को या जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से समझना चाहते हैं, कि एयरपोर्ट का बिजनेस शुरुआत के अगले 4-5 सालों में, 6 सालों में अडानी समूह के लिए कर्ज का बहुत बड़ा बोझ बनने वाला
है, क्योंकि जो भी फिनांसिंग एयरपोर्ट के टेक ओवर की जो प्राइवेटाइजेशन सरकार ने किया वो होगी, उसमें अडानी ग्रुप को बड़े पैमाने पर बैंकों से बोरोइंग करनी पड़ेगी। हमें पता नहीं है कि इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स एयरपोर्ट उतना बिजनेस दे पाएंगे जितना अडानी ने बिड किया था इन्हें टेक ओवर करने के लिए इस मंदी के दौर पर। इस सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन है वो प्राइवेटाइजेशन अंततः बैंकों के सर पर जाकर फटेगा। अच्छा, सरकार एयरपोर्ट निजी कंपनी को देगी और निजी कंपनी उसके बदले बैंक से लोन लेगी। हाँ, अच्छा अंशुमान जी, वो खबर भी मेरे ख्याल से एक थी, इस साल जनवरी में शायद आई थी, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा था, वो खबर छापी थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग दोनों ने ही अडानी को 6 के 6 एयरपोर्ट देने पर रेड फ्लैग दिए थे कि 6 के 6 एयरपोर्ट आप एक ही वेंडर को मत दीजिए। जीवीके, जीएमआर सब लगे हुए थे लेकिन अडानी को गए थे। वो खबर आपको याद होगी। उस खबर में काफी बहस हुआ था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद रेड फ्लैग किया था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के कई सारे आईएएस अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी रेड फ्लैग हुआ था। नीति आयोग में मीटिंग, वहां पर भी रेड फ्लैग हुआ था कि सारे एक ही वेंडर को मत दीजिएगा। बहरहाल अंशुमान जी, ये बात करते करते एक अपडेट, हाँ बताइए। हाँ, लेकिन उसका कोई फॉलोअप सरकार की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि वो क्या करना चाहते हैं। जो हमारे पास जो अभी अपडेट है वो अपडेट ये है कि उनमें से 4 को टेक ओवर करने के लिए अडानी ने, शायद फंड्स का चैलेंज है या बिजनेस मॉडल स्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, अडानी ने सरकार से समय मांगा है। अच्छा अंशुमान जी, हम लोग बात करते करते केयर्न एनर्जी पे भारत सरकार का स्टेटमेंट आ गया है। मैं वो आ चुका है तो उस पर बातचीत करते हैं। Response from Ministry of Finance on reports relating to freezing of Indian assets in France। कहा है कि there have been news reports that Cairn Energy has seized, जो हमने बात की है। However, Government of India has not received any notice, order or communication in this regard from any French court। मतलब ये थोड़ा सा ऑड है कि अगर एसेट्स फ्रीज हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस नहीं मिला है। गवर्नमेंट इज मैं आपको भी अंशुमान जी फॉरवर्ड भी कर दे रहा हूं, तो आप उसको भी देख लीजिए एक बार। Government is trying to ascertain the facts, and whenever such an order is received, appropriate legal remedies will be taken in consultation with its councils to protect the interest of India। और उसके बाद कहा है कि 22 मार्च 2021 का जो एप्लीकेशन था उसको का जो कोई 22 मार्च 2021 को सरकार ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था कि 2020 दिसंबर में जो इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड आया था हेग कोर्ट द्वारा, उसको अपील करने के लिए, और कहा है कि वो केस को डिफेंड करेंगे। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ है कि इट इज आल्सो स्टेटेड दैट सीईओ एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ केएन have approached the government of India for discussion to resolve the matter. Constructive discussions have been held and the government remains open for an amicable solution to dispute within the country's legal framework। ये भारत सरकार की तरफ से सफाई आई है कि हम लड़ेंगे केस, और मीटिंग चल रही है और हमें नोटिस नहीं मिला। ये दिलचस्प स्टेटमेंट है। इसका शुरुआती ऊपरी 3 पैराग्राफ तो सरकारी हैं, टिपिकल सरकारी हैं कि हमको नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलेगा तो हम जवाब देंगे लीगल प्रोसेस से। पर आखिरी पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, जहां पे आपने जो पढ़ा है कि पैरेलली केयर्न और भारत सरकार के बीच में एक वार्तालाप भी चल रहा है इसको सेटल करने के लिए। ऐसा शायद वो स्टेटमेंट बता रहा है जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा उसके आखिरी पैराग्राफ में ऐसा है। ऐसा है कि हम केन एनर्जी के प्रतिनिधि भारत सरकार के संपर्क में हैं और उनके बीच में बातचीत चल रही। अब यह समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि यदि केन एनर्जी के प्रतिनिधि भारत सरकार के संपर्क में थे तो फिर पेरिस के कोर्ट से फैसला कैसे हो गया। सरकार का स्टेटमेंट, जैसा आपने स्टेटमेंट पढ़ा, मैं उसको सुनने मतलब स्मृति के आधार पर बता रहा हूं जो आपने पढ़ा है। एक बार दोबारा आपसे पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। आखिरी पैराग्राफ आप बोल रहे हैं ना। हाँ, it is also stated that the CEO and the representatives of Cairn, CEO सीधे, have approached the government of India for discussion to resolve the matter. Constructive discussions have been held and the government remains open for an amicable solution to the dispute within the country's legal framework। गवर्नमेंट इज ओपन। अब देखिए, जब कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो रहा है तो फिर ये कोर्ट से सीजर का ऑर्डर कैसे आ रहा है। ये सरकार के इस बयान में ये बहुत गहरा अंतर विरोधाभास है। केन एनर्जी का सीईओ और उसका प्रतिनिधि सरकार से बात कर रहा है एमिकेबली या दोनों लोगों की सहमति के साथ इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, और दूसरी तरफ
कंपनी कोर्ट से ऑर्डर लेकर $1.7 बिलियन की एसेट्स पेरिस में फ्रीज करने और सीज करने का आदेश भी ले रही है। ये सरकारों के कामकाज का चेहरा है जो आपको दिखता है इसी बयान में, जिसमें गहरा अंतर विरोध है। अब आगे सरकार इसमें क्या कदम अपनाती है मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें इस बयान से काफी कुछ सवाल खड़े होते हैं, काफी बड़े सवाल खड़े होते हैं सरकार की इस प्रतिक्रिया से कि क्या सरकार को पेरिस की कोर्ट की सुनवाई के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या केन एनर्जी के अधिकारियों ने सरकार को पेरिस के कोर्ट से जल्दी ही आने वाले फैसले के बारे में नहीं बताया था? और यदि भारत और सरकार और दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत थे कि यह मामला दोनों लोगों की सहमति के साथ कानूनी फ्रेमवर्क में सुलझाया जाए, तो फिर ये सब क्यों हुआ जो हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ और पर्दे के पीछे है जिसे हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। शायद हम ढूंढ कर कुछ लेकर आएंगे अगले किसी खर्चा पानी में, तो हम बता पाएंगे कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि आज का घटनाक्रम है, तत्काल सुबह की सूचना है, उसके बाद सरकार का स्टेटमेंट है, लेकिन हम इस स्टेटमेंट में भारत सरकार की दुविधा और अंतर विरोध साफ महसूस कर सकते हैं है कि केवल ये उतना ही स्पष्ट मामला नहीं है जितना हमको साफ साफ ऊपर से दिख रहा है। इसके भीतर कुछ और भी परतें हैं जिनकी खोजबीन अभी हम लोग करेंगे। और ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, टॉप देखते रहिएगा, फिर मिलेंगे कल। शुक्रिया।